जी हाँ, पानी से भी फैलता है, पानी से कोरोना। आप सोचिए ना, अब तक तो ये था कि भाई 2 गज की दूरी बनाकर रखना ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है, हवा से कोरोना फैलता है, छूने से फैलता है। अब तो ये चीज़ तो हर किसी को मालूम है, लेकिन क्या कोरोना पानी से भी फैलता है क्या? अब ये एक सवाल लोगों को इस वक्त परेशान कर रहा है। परेशानी दरअसल बढ़ी है यूपी के हमीरपुर की एक घटना से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ यमुना नदी में बहकर कुछ शव पहुंचे हैं। लोगों को आशंका है कि ये शव कोरोना संक्रमित लोगों के हैं और नदी में इस तरह के शवों के बहने से पानी में कोरोना फैलने का खतरा है। सच क्या है, आज हमने सरकार से पूछा। ब्रह्म प्रकाश दुबे की ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या पानी से कोरोना फैलता है क्या। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बहने वाली यमुना नदी की है। इस नदी का जो हिस्सा हमने ब्लर कर दिया है उसमें शव बह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ यमुना में 10 से 12 शव बहते हुए देखे गए हैं और इस खबर के बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों के मन में ये सवाल है कि यमुना नदी में इतने शव एक साथ कहां से आए? क्या ये शव कोरोना संक्रमित लोगों के हैं? क्या अस्पताल से इन शवों को नदी में फेंका गया है? ये पूरा मामला हमीरपुर का है, इसलिए हमने इन सवालों का जवाब हमीरपुर प्रशासन के ही अधिकारी से पूछे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। यमुना नदी में कुछ शव जो है वो बह करके जा रहे हैं और ये यमुना नदी जो है ये जनपद हमीरपुर और कानपुर आउटर जनपद की सीमा पर बहती है। इस पर प्रभारी निरीक्षक को वहाँ मौके पर भेजा गया तो प्रभारी निरीक्षक के द्वारा भी देखा गया कि जनपद कानपुर आउटर की तरफ से ट्रैक्टर में 2 शवों को ला करके उनका अंतिम संस्कार भी जल प्रवाह करके किया गया है। सुना आपने, हमीरपुर प्रशासन ये कह रहा है कि इन शवों का अंतिम संस्कार पानी में प्रवाहित करके किया गया है। ऐसे में हो सकता है कि ये शव बहकर हमीरपुर आ गए हों। के बारे में कार्रवाई करने के लिए कानपुर आउटर के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है और ये जो सब जो बह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो जल प्रवाह करके अंतिम संस्कार किया गया ये वही सब है। हालांकि हमीरपुर में इस बात की भी आशंका है कि पिछले कुछ दिनों में कानपुर और हमीरपुर के गांव के इलाकों में कोरोना से लोगों की बड़ी संख्या में मौत हुई है। हो सकता है कि अंतिम संस्कार के दौरान ही इन शवों को पानी में फेंक दिया गया हो। हालांकि यहाँ असली डर कुछ और ही है। लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या इस तरह से कोरोना संक्रमित शवों को नदी में फेंकने से पानी में कोरोना फैल सकता है? क्या कोरोना पानी में भी फैलता है? इस सवाल पर अभी रिसर्च जारी है। इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने देश भर में सीवेज सर्वे करने का फैसला किया है। इसके लिए सीवेज सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि उस इलाके में कोरोना वायरस की उपस्थिति है या नहीं, सीवर के पानी में वायरस ज़्यादा है या कम। इससे उस इलाके में वायरस के असर का पता लगाया जा सकेगा। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के रिसर्च आंकड़े जब आएंगे तब तो इसका खुलासा होगा ही। फिलहाल हमने एक्सपर्ट से पूछा कि क्या पानी में भी कोरोना फैलता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कितना सीवर के द्वारा संक्रमण फैलने का रिस्क है और कितनी आशंका है और कितना होता है, ये एनसीडीसी की रिपोर्ट में खुलासा होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि बहुत ज्यादा संक्रमण सीवर के द्वारा फैलता है। फिलहाल एक्सपर्ट्स तो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पानी के जरिए कोरोना फैल सकता है, लेकिन लोगों के मन में इस डर को दूर करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय की है। और आज स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने ये सवाल था कि क्या कोरोना पानी से फैलता है। सर, मैं ब्रह्म प्रकाश हूँ जी न्यूज से। मेरा सवाल ये है कि सर, क्या हवा के अलावा पानी से भी ये वायरस फैलता है? क्योंकि इस तरह से खासतौर से एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में कई बॉडियां यमुना में मिली हैं, उसके बाद वहाँ बड़ा पैनिक फैल गया है कि पानी से आसपास के गाँव में फैल रहा है। तो इस पर क्या स्थिति है? क्या कोई हमारे पास तथ्य हैं कि पानी से सीवर से फैलता है? थैंक यू। देखिए, ऐसे विषय, ऐसे जगह जिस तरह के बारे में आपने बताया, उस तरह से ट्रांसमिशन की फिक्र नहीं है। प्राइमरी ट्रांसमिशन होती है जब लोग बात करते हैं और आसपास में, बहुत पास में हो अगर 2 लोग, तो आसपास में जब ड्रॉपलेट गिरती है तब वो ड्रॉपलेट
मान लीजिए कोई छू लेता है तब पानी से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो फैलती है एरोसॉल में, एयर फ्लो पे डिपेंड करती है। एयर फ्लो अगर इस तरह हो और यहाँ ना हो और वहाँ ना हो, थोड़ी दूर तक वो फैलेगी। जिस तरह आपके रसोई में आपका स्मेल आता है कुकिंग का, अगर बंद हो तो स्मेल ज़्यादा होती है, अगर खुला हो और फैल जाती है स्मेल जल्दी ही घट जाती है। उसी तरह वायरस भी अगर आप बंद कमरे में रहें तब वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, अगर खुला हो तो गिर जाती है। खुले जगह में अगर आप आसपास में मिल के दुकान में कहीं और में भीड़ में बात करें तब भी वो लोकली फैल होगी। तो इसीलिए यही प्राइमरी तरीका है। अभी दूसरे तरह से जैसे आपने बताया नदियाँ, वहाँ से वो घबराने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह आपने बताया। 76 वो इतना डाइल्यूट हो जाता है पानी में कि वो फैलने की डर नहीं है वहाँ से। शॉर्ट आंसर इज नॉट टू वरी, नो कंसर्न। पानी का स्प्रेड इज नॉट अ कंसर्न। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डरने की कोई जरूरत नहीं है। पानी से कोरोना नहीं फैलता है। इस बात के अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कहीं पानी से कोरोना फैला हो। पानी से पहले हवा में भी कोरोना के फैलने की बात सामने आ चुकी है। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है कि हवा में संक्रमण फैलता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सी मंडे ने ये समझाया भी है कि हवा में कोरोना कैसे फैलता है। वायरस जब किसी भी पीड़ित व्यक्ति से जब निकलता है, उसके मुंह से या नाक से जब छींकता है या खांसता है, तब बड़े बड़े पार्टिकल में एंट्रैप्ट होता है। जो पार्टिकल 10 माइक्रोन से भी बड़े होते हैं। 1 माइक्रोन 1,000th अंश होता है 1 मिलीमीटर का। 1,000th ऑफ ए मिलीमीटर इज 1 माइक्रोन। तो अगर 10 माइक्रोन से बड़ा पार्टिकल हो तो वह आसानी से बैठ जाता है। अब ऐसा एविडेंस सामने आ रहा है विज्ञान जगत के सामने में कि पार्टिकल जो है वो छोटे छोटे भी हो सकते हैं। 5 माइक्रोन से छोटे, अगर 5 माइक्रोन से भी पार्टिकल छोटे होते हैं। हम जब बात करते हैं या गाना गाते हैं उस वक्त छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, तो इनमें भी वायरस हो सकती है। और वो पार्टिकल, छोटे जो पार्टिकल है, वो इतने आसानी से बैठते नहीं है किस सरफेस पे, वो हवा में कुछ देर तक रह सकते हैं। हवा और पानी, हमारी जिंदगी में इन दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा अहमियत है। हवा के जरिए कोरोना वायरस फैलने की बात पहले सामने आ चुकी है और अब डर है पानी के जरिए वायरस फैलने की। हालांकि आज सरकार और हेल्थ एक्सपर्ट ने इस बात से साफ इनकार किया कि पानी के जरिए कोरोना वायरस फैल सकता है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। और अब बात करेंगे उनकी जिन्हें कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा है, मतलब जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, यानी कि डायबिटीज के पेशेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा कोरोना जो है उन पर ज्यादा अटैक कर रहा है और वो ज्यादा वल्नरेबल भी है। ये रिपोर्ट देखिए आप। Moves to the situation of COVID-19, then you must remember there are two other elements come into picture. One, that we are using drugs that suppress immune system. So we are using a class of drugs which is life-saving, steroids by the name of dexamethasone, prednisolone, methylprednisolone, Dexona. ये एक ही रिलेटेड कंपाउंड है। जब ये इस्तेमाल होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कम होता है, डायबिटीज़ वाले का भी कम होगा और ये फंगस मौका पाके पकड़ती है। इसके अलावा जब इसी कोविड के मरीज़ को ऑक्सीजन मिलती है तो ह्यूमिडिफायर होता है, उसमें पानी होता है, उसमें कलेक्शन होने से फंगस की टेंडेंसी बढ़ जाती है। स्टीरॉयड के अलावा हम जो 2 दवाइयाँ या एक अनदर क्लास ऑफ मेडिसिन, जिसके 2 दवाइयों के नाम आप सुने होंगे, टोसिलिजुमैब और इटोलिजुमैब, इस तरह के जो कंपाउंड हैं, जब ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, भले ही ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। तो इन दवाइयों का भी, टोसिलिजुमैब का भी और इटोलिजुमैब का भी इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम को दबाता है जान बचाने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम की रिस्पांस की वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर और जान का खतरा होता है। तो उससे हम बचाने की जब कोशिश करते हैं दवाइयों से, तो हम अपना इम्यून सिस्टम कम कर देते हैं। डायबिटीज़ पहले है, स्टीरॉयड शायद पहले मिल चुका है, इससे और इम्यून सप्रेशन हो गया, तो फिर म्यूकरमाइकोसिस उभर के फिर आता है। तो इन द सेटिंग ऑफ COVID-19 in patients of diabetes mellitus, in the presence of the usage of these medicines
as well as exposure to humid surfaces, the tendency to have more mucus is explainable, हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसी नहीं है कि ज़रूर होनी चाहिए। क्या हमें करना है? हमें यह करना है कि हमेशा ही जिसको डायबिटीज़ है उसको अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखना है, हमेशा ही। कोविड की वेट नहीं करनी है। कोविड नहीं भी होगा तो भी ज़रूरी है कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में हो, तभी सेहत बचेगी, किडनीज बचेंगी, हार्ट बचेगा। तो पहला तो ये मुद्दा है कि और कोविड के परिप्रेक्ष्य में तो इसके ऊपर हमारी ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। दूसरा है कि हम प्रमोट कर रहे हैं डॉक्टर्स के द्वारा कि स्टीरॉयड दिए जाएं, लेकिन स्टीरॉयड फालतू में शुरू में ही नहीं दे देने, 7वें 8वें दिन तक देने हैं, 6ठे दिन के बाद देने हैं, बहुत इनअप्रोप्रिएट डोज में नहीं देने हैं। जो पीरियड डिफाइन किया जाता है 5, 7, 8, 10 दिन का, उतने तक ही देने चाहिए, आगे तक नहीं देते रहना चाहिए। रैशनल यूज होना चाहिए। स्टीरॉयड जैसी जान बचाने वाली दवाई का रैशनल यूज होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा तो इस सिचुएशन तो है ही, दूसरों को भी इल इफेक्ट होता है। इसी तरह से टोसिलिजुमैब वाली जो दवाई है वो तभी दी जाए जब इसकी ज़रूरत है, बिल्कुल फालतू नहीं देनी चाहिए। डेंजरस हो सकती है, और भी कई खतरे हैं, उसमें से एक ये खतरा भी है। तो हमने रैशनल यूज ऑफ दिस मेडिसिन करना है। तीसरी चीज़ कि जब ऑक्सीजन मिले तो जो ह्यूमिडिफायर है उसका पानी साफ हो, पानी बदलता रहे, पानी टपकता ना रहे, इसका हमें ख्याल रखना है। चौथा ख्याल रखना है कि जो मरीज़ है वो साफ़ सुथरा हो, उसका हाइजीन हो, हाथ भी साफ हो, बॉडी भी साफ हो, फालतू में वेट नहीं हो, सिक्रेशन उसके फेस पे नहीं हो। यह चौथी चीज़ है जिसका कि हमने ख्याल रखना है। पांचवा ख्याल हमने ये करना है कि अगर कोविड के ट्रीटेड पेशेंट को नाक में रुकावट दिखती है, बाद में कोई स्वेलिंग, सूजन महसूस हो रही है, या मुंह में अल्सर आ रहा है, मुंह में अल्सर पैदा हुआ है, कटा हुआ दिख रहा है, नया कोई चीज़ आ गया है अंदर मुंह में, तो उसको जल्दी से इन्फॉर्म करना है और उसके बाद इसका इलाज होता है। वो दवाइयाँ अच्छी तरह से उपलब्ध है। एम्फोटेरासिन बी नाम की एक दवाई होती है, इंट्रावीनस दी जाती है, इफेक्टिव है। और कभी कभी जो सूजन अंदर बन जाती है नाक में या नाक के और अंदर, उसको निकालने के लिए हम सर्जिकल प्रोसीजर से भी निकालते हैं। तो कहने का मतलब है कि इलाज भी होता है। देखिए, कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन के अलावा एक और है, वो है सही जानकारी। सही जानकारी कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन के अलावा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.